से आप सभी का अपने टेक्निकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक बाय टॉपिक आपका चैप्टर को कवर करते जाएंगे, जिसमें पिछले साल के सिलेबस से इस साल का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है। पिछले साल के सिलेबस में जो हमारा पहला चैप्टर था वह था आपका कोटेशन से संबंधित। जो हम लोग कोटेशन, निविदा, टेंडर, इन सब से संबंधित वह चैप्टर था। अब उस चैप्टर को क्या किया है आपका, जो आपकी सेकेंड ईयर में ड्राइंग है उस सेकेंड ईयर की ड्राइंग का सबसे लास्ट चैप्टर कर दिया है। और आपके जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में कुछ अलग से अतिरिक्त चीजें आकर के जुड़ गई हैं। वह है आपका पहला कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट। कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट। आप जब भी नोट्स बनाएंगे, जैसे आप जो भी कॉपी अपने लिए होंगे उस कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट पेज पे डाल दीजिएगा। सेकेंड पेज पे क्या करिएगा, इंट्रोडक्शन डाल दीजिएगा, यानी परिचय आपका, या फिर जो कंटेंट है हमारे डिटेल कंटेंट, उसको क्या करिएगा, डिटेल कंटेंट में ये आपका 8वां चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। पढ़ने में आसानी कैसे होगी कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया, कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, या हमारा कौन सा चैप्टर छूट रहा है, सर ने कौन सा चैप्टर में कहाँ पर त्रुटि की है, ये सब कुछ आपको जो है वो ये नोट होने पर बेसिकली आपको प्राप्त रहेगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि इस पूरे दूसरे पेज पर आपका क्या करिएगा, इस पूरे आपका 8 लाइन को उतार लीजिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो पिछले साल का सिलेबस था, पिछले साल के सिलेबस में हमने आपका जो पढ़ाया था वह था आपका टेंडर, कोटेशन, निविदा, इन सब से संबंधित। और ये आपका अब उठा करके सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के ड्राइंग में कर दिया है। तो अब आपका जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर जो है वो मशीन से रिलेट करता है। मशीन से क्यों रिलेट करता है, क्योंकि पहले चैप्टर में आपका जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वह आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करने की जो विधियां हमने पढ़ाई थी आपको, जब आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया गया था, तो उसमें एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की विधियां, यानी किस किस विधि के द्वारा हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब उन्हीं विधियों का यहाँ पर जो है वो हम विस्तृत वर्णन करेंगे ड्राइंग के अंतर्गत, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट, नाम से ही लग रहा है, इसका नाम ही है कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सप्लाई को आगे की ओर वहन करता है, और कंट्रोल सर्किट जो है वो सप्लाई को नियंत्रित करता है। और ये किसके लिए बात किया जा रहा है, तो ये बात किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जितनी भी स्टार्टिंग की विधियां थी, उन विधियों को हम इसके अंदर क्या करेंगे भाई, स्टडी करेंगे। ये आपका इस साल का नया चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका अर्थिंग। दूसरा चैप्टर है अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वह हम बात कर लें आपके सिलेबस यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से, या फिर हम बात कर लें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से यह अर्थिंग का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अर्थिंग से आपकी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पूछ दिया जाता है आपका कि बड़े भवन, छोटे भवन, या फिर बड़े सब स्टेशन, छोटे सब स्टेशन, या मीडियम साइज के सब स्टेशन, या एक्स्ट्रा लार्ज सब स्टेशन में अर्थिंग कितनी होनी चाहिए, या अर्थिंग के आईई रूल पूछ लेता है कि उसमें आपका किस साइज का छड़ लगता है, किस साइज का ये वायर लगता है, किस साइज का आपका पाइप लगता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है, नमी को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो आपको अर्थिंग में पढ़ाए जाते हैं, ये अर्थिंग में। लेकिन आपको जो यहाँ पढ़ना सिलेबस के दृष्टिकोण से, आपको जो सिलेबस के दृष्टिकोण से पढ़ना है वो ये है आपका कि इस अर्थिंग में आपको पढ़ना है अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों है, उसके बाद आपका अर्थिंग करने की विधियां, अर्थिंग के लाभ, अर्थिंग के हानि, ये सारे के सारे हमें कहाँ पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं आपका अर्थिंग के चैप्टर में। और इस चैप्टर से पिछले सालों में लगातार आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है। इससे हर साल कितने नंबर का क्वेश्चन आता रहा है, 10 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता रहा है,
हालांकि ये नया सिलेबस है तो इससे आपका मैक्सिमम 5 से 10 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और जहां तक हमें लगता है इससे 5 नंबर ही आएगा इस बार भी सिलेबस में। तो ये हम रखते हैं इसका आंकड़ा 5 से 10 नंबर का इस बार का। लेकिन अर्थिंग से पिछले सालों में 10 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें अब दो चीजों का हमने खंडन कर दिया है। पहला कर दिया है कि जो आपको सिलेबस के दृष्टिकोण से पढ़ना है वो भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है वो भी पढ़ाया जाएगा। दोनों चीजें यहाँ इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ पर आपका दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। आपके जो सिलेबस में वो सिलेबस वाला आपको लिखवाया जाएगा। उसके बाद जो अतिरिक्त चीजें रहेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आती हैं उसको हम की पॉइंट या नोट पॉइंट के रूप में लिख पाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, थर्ड चैप्टर है लाइटनिंग स्कीम। लाइटनिंग स्कीम में क्या है, जो थिएटर होते हैं या जो बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं या जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, उन मॉलों की जो हम लाइटनिंग की व्यवस्था करते हैं उस लाइटनिंग स्कीम के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे बड़े बड़े जो हॉल हो गए, बड़े बड़े सिनेमा घर हो गए या बड़े बड़े थिएटर हम कह सकते हैं, या फिर आपका बड़े बड़े मॉल हो गए, उसमें जो लाइटनिंग स्कीम की व्यवस्था की जाती है उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इस लाइटनिंग स्कीम के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। और ये हमें जहां तक लगता है वो इस साल 5 नंबर ही देने वाला है, इससे ज्यादा का नंबर नहीं देगा ये। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे, एस्टिमेटिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। जो हमारा एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन है हम इसकी बात करते हैं। इससे पिछले सालों में आपका 25 से 45 नंबर या 25 से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इससे जो है आपका इस चैप्टर से 25 से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है आपका। लेकिन इस साल क्या पैटर्न रहेगा, इस साल इसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा 15 से 25 नंबर का। ये इस साल का जो पैटर्न रहेगा वो 15 से लेकर के 25 नंबर तक का रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें आपका एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग की, तो पावर वायरिंग जो है हमारा, हालांकि अब इसमें एक चीज छूट रहा है, जो इंटरनल वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग में आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो समझ लीजिएगा। जैसे आपका घर है, उस घर में कौन कौन से संस्थापन की विधियां होती हैं, उन विधियों को स्थापित करने के लिए जो हम आईई रूल लगाते हैं, आईई रूल यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में ये पढ़ाया जाता है कि आपका बोर्ड कितनी ऊंचाई पे होगा, आपका बल्ब कितनी ऊंचाई पे होगा, आपका फैन कितनी ऊंचाई पर होगा, आपका जो बाथरूम में लग रहा है सॉकेट या जो आपका घरों में सॉकेट लग रहा है वो सॉकेट कितनी ऊंचाई पर होगा। तो ये बहुत सारे आपके जो आईई रूल हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे कहाँ, आपका इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी जो घर की वायरिंग में लगने वाले सभी उपकरण, सभी इक्विपमेंट जो हैं, उन सभी इक्विपमेंटों की आईईआर रूल को जो हम पढ़ाएंगे वो इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है वो भी हम आपको इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ देता है कि इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन का जो रूल होता है वो कौन सा रूल होता है, आपको बताना होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वैसे ही आपका बल्ब कितनी ऊंचाई पे, फैन कितनी ऊंचाई पे फर्श से लगता है, या फिर सॉकेट कितनी ऊंचाई पे, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। या लाइट फैन सर्किट में क्या होता है, पावर सर्किट में क्या होता है, ये सारे चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो उनको भी क्या किया जाएगा, की पॉइंट में आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपका एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। पावर वायरिंग क्या है भाई, आपका जो मोटर होता है या जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या जो ट्यूबवेल होता है या जो आटा चक्की के लिए हम मोटर यूज करते हैं, इन सबका जो इंस्टॉलेशन है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वो हम पावर वायरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे पावर वायरिंग में आपका क्या आप अपने घर में आटा चक्की बैठा सकते हैं, नहीं, उसके लिए कोई आपका मिल बनाएंगे, उसके लिए कोई आपका व्यवसायिक क्षेत्र बनाएंगे। उसी तरह से आपका जो घर है, क्या उस घर में आपका ट्यूबवेल बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते, उसके लिए अलग से सप्लाई आएगी, सब कुछ अलग से होगा। ट्रांसफार्मर क्या अपने घर में बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। तो ये सब पावर वायरिंग के होते हैं तत्व। और ये जितने भी पावर वायरिंग के एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पढ़ाए जाएंगे, आपको पावर वायरिंग में पढ़ाए जाएंगे। आपको सिर्फ घर की जो सारे इक्विपमेंट हो गया, घर में जितने भी लगने वाले उपकरण होंगे उनके बारे में जो पढ़ाया जाएगा वो इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन पढ़ाया जाएगा। घर के बाहर जो लगने वाले हैं जिनका हम उपयोग करते हैं
उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इस पावर वायरिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये पावर वायरिंग लगातार पिछले सालों में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल देता रहा है, इससे हर साल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है। तो इससे हर साल आंकड़ा आपका है 10 नंबर का। क्योंकि देखिए भाई पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल लास्ट टाइम में हमें लगा कि मशीन में सिंक्रोनस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो हमने क्या किया, आपको लास्ट टाइम में एक दिन पहले ही आगाह कर दिया था, मैसेज से बता दिया था, जो भी हमसे पढ़े थे या जो लोग भी हमसे जुड़े थे उनको हमने बताया था कि देखो भैया पावर वायर आपका सिंक्रोनस को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और हालांकि आप लोग देखे भी होंगे आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा सिंक्रोनस से ही पूछा गया था। तो हमारे पास अगर कभी भी पैटर्न चेंज होता है या कभी भी किसी की ज़्यादा क्वांटिटी आती है, तो हम ये नहीं बताते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम ये बताते कि ये चैप्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, इस चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहा है। तो हालांकि ये वाला जो चैप्टर है आपका एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, वो 10 नंबर का है, आता है हर साल, तो ये इस साल भी आएगा। अगली अगर हम बात करें टॉपिक की, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आप पढ़े होंगे जो सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रांसमिट की जाती है, या सप्लाई को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी सप्लाई होती है जो 11 के वी से ऊपर, 11 के वी, 33 के वी, 66 के वी, 132 के वी, 220 के वी, 440 के वी, इस तरह से बहुत सारे आप पढ़े होंगे जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाया गया है। तो इसमें आपका क्या है कि जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन की बात एकदम नहीं कर रहा है। इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं पढ़ना है, आपके पास दो लाइनें होती हैं, पहला होता है आपका टीएल, पहला होता है आपका टीएल और दूसरा होता है आपका डीएल। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन और सेकेंड ऑफ ऑल होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या स्टडी करते हैं, 33 केवी के ऊपर की जो लाइन होती है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आती है। तो 33 केवी के ऊपर की जो भी लाइन होगी हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, यानी जो भी हमारा टीएल के अंतर्गत एबव ऑफ 33 केवी, 33 केवी के ऊपर जो है उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी किसके बारे में करेंगे, हम करेंगे स्टडी आपका 33 केवी के नीचे, अंडर 33 केवी। हम एबव 33 केवी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे या किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे 33 केवी के बारे में, यानी 33 केवी के जितने भी नीचे की वोल्टताएं होती हैं उन वोल्टताओं के बारे में हम बात करेंगे। किसके अंतर्गत, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, अब इसमें पढ़ना है आपको जो ओवरहेड लाइन होती है उस ओवरहेड लाइन में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। आप लोग भी आते जाते रोड पर लगातार देखते होंगे आप अपने गांव में, क्योंकि ये जो बात चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वो आपके गांव ग्रामीण क्षेत्र की ही बात हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सप्लाई आती है वो 415 वोल्ट यही होती है आपका, या 11 केवी की जो रोड पर हमें दिखाई देता है, या 33 केवी की, यही सप्लाई होती है जो गांव में होती है आपका। और बाकी ट्रांसमिशन लाइन तो किसी भी क्षेत्र से गुजर सकती है, जहां उसको अच्छा प्लेस मिला, जहां उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार प्लेस मिला, उधर से हम क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन सबको देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को ट्रांसमिशन लाइन देखने के लिए मिलता है जो उनके आसपास घरों के हो। आसपास घरों के जो आपके घर के आसपास है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ज्यादातर लोगों के, बहुत कम लोगों के ही पास होगा, पास से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ही गुजरती है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो भी लगने वाले इक्विपमेंट होते हैं, जैसे पोल, जानते ही होंगे इसके बारे में, क्लैंप, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर, डेंजर प्लेट, बारबेड वायर, ये सब पढ़े होंगे आपका। तो इन सब के बारे में कहाँ स्टडी करना है, इसके अंतर्गत स्टडी करना है। कितना लगता है, अगर हमें 11 केवी की लाइन ले जानी है तो 11 केवी की लाइन की एक पोल में कौन कितनी कितनी सामग्री लगेगी ये, या फिर 33 केवी का पोल ले जाना है तो उस पोल में एक पोल में कितनी सामग्री लगेगी, या फिर सीधे सीधे हो जाएगा आपका कि इस पे सवाल आता है। सवाल कैसे आता है कि जैसे हम लाइन बिछा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछा रहे हैं, 1 किलोमीटर की लाइन बिछा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर की लाइन में कितने पोल लगेंगे, उस पोल में कितने कितने इक्विपमेंट लगेंगे, ये सबका सब जो स्टडी करेंगे वो कहाँ स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे आपका ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अब अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होगा, जो जमीन के अंदर से खोद करके आपका द्रोणिका नलिकाएं या फिर आपका कोई ऐसी व्यवस्था दे करके जो कंडक्टर बिछाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है।
तो ये बड़ा कम आता है, अंडरग्राउंड वाला बहुत कम आता है, ओवरहेड वाला सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आपका। और ये भी आपको देता है, जो देता है आपका क्वेश्चन वो 10 नंबर तक का देता है, 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इससे भी आपका। अब अगला ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन क्या होता है भाई? तो आप लोग पढ़े होंगे, तीन चीजें पढ़े होंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पढ़े होंगे फीडर, दूसरा पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा पढ़े होंगे सर्विसमैन। ये तीन चीजें पढ़े होंगे। तो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सबसे लास्ट में आता है सर्विसमैन। सर्विसमैन क्या होता है? जो आपका पोल से, पोल की जो सप्लाई है, पोल की सप्लाई को मीटर यानी उपभोक्ता का जो मीटर बोर्ड है उससे जो जोड़ता है आपका, उसको बोला जाता है सर्विस कनेक्शन। जो आपका पोल है उस पोल से जाने वाला जो कंडक्टर है और वह कंडक्टर कहां जाए? उपभोक्ता के मीटर तक जाए, तो ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है सर्विस कनेक्शन। तो उस सर्विस कनेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है कि अगर किसी उपभोक्ता के घर की दूरी 20 मीटर है या किसी उपभोक्ता की दूरी आपका 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो उसके लिए आपका एस्टिमेटिंग करिए, उसके लिए आपका एस्टिमेशन निकालिए आपका। तो ये जो पढ़ाया जाता है वो किसमें पढ़ाया जाता है भाई? एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन में। ये भी पिछले सालों में आपका 10 से लेकर के 20 नंबर तक का क्वेश्चन देता रहा है अब तक। और इसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। स्मॉल सब स्टेशन में क्या आएगा भाई? स्मॉल सब स्टेशन में आपका आएगा, जैसे आप जानते हैं सब स्टेशन कितने प्रकार के होंगे। आप लोग अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या फिर पिछले साल आपका पढ़े होंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में बताया गया होगा कि कितने प्रकार के सब स्टेशन होते हैं, जिसमें आपको समझाया गया होगा कि एक आपका जो होता है वो प्लिथ माउंटेड होता है सब स्टेशन, और दूसरा जो होता है वो आपका कौन सा होता है? फ्लोर माउंटेड सब स्टेशन होता है। या इसके बाद और भी चीजें आपको बताई गई होंगी, इंडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर टाइप सब स्टेशन जो घर के अंदर लगे, और यह शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर यूज होता है, जहां पर धूल मिट्टी या जहां पर जगह होगा की समस्या होती है वहां इंडोर टाइप। आउटडोर आपका जहां पर ज्यादा पर्याप्त जगह है, जहां पर खुला परिवेश है, वहां पर हम आउटडोर। अब इनमें भी आप पढ़े होंगे पोल माउंटेन, फाउंडेशन माउंटेन, ये सब स्टेशन पढ़े होंगे। अब इस सब स्टेशन में आपको 33/11 पढ़ना है, उसके बाद 11/0.4 के भी पढ़ना है। ये सब स्टेशन आपको पढ़ने हैं, और ये भी पिछले सालों में लगातार 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन देता रहा है। 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल देता रहा है। हालांकि पिछले सालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो पिछले साल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते थे। पिछले साल तक आपके जो पेपर आते थे वो 100 नंबर तक के आते थे, लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव हुआ है, आपके 50 नंबर के हो गए। तो जिसकी वजह से अगर हम माने भी तो 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20, 20, 15, 35 और 35, 10, 45 और 45, 10, 55 और 55, 10, 55, 10, 65 और 65, 10, 75। 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आपको करना कितना रहता है? आपको करना रहता है टोटल आपका 50 नंबर का, और पिछले सालों में आपका 100 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल शायद पैटर्न चेंज हुआ, आप लोग देख लीजिएगा पैटर्न चेंज हुआ और उस पैटर्न में 50 नंबर का हो गया। पहले क्या था? पहले भी इतने ही चैप्टर थे, पहले भी आपके इतने ही चैप्टर थे, लेकिन उनमें क्या था? ये हमारा दूसरा चैप्टर था जो अब आकर के हमारा कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट जुड़ा। पहले कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट नहीं था। पहले क्या था आपका? पहले था आपका वैद्युत आवश्यकता है, यानी जो हमारी वैद्युत आवश्यकता है या फिर जो हमारा कोटेशन टेंडर निविदा था, इन सब के बारे में स्टडी करना था। तो हालांकि उसके स्थान पे ये चैप्टर हमारा बढ़ा। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका लाइटनिंग स्कीम, ये आपका चैप्टर बढ़ा है, ये चैप्टर आपका इस साल इंक्लूड हुआ है। तो ये दो चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं। तो पढ़ना आपको उतना ही है, लेकिन क्या होगी? आपका नंबर की क्वांटिटी कम हो गई। अब कहां से पूछेगा, कितना पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन उठा पूछेगा, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। हो जाएगा कि पहले 100 नंबर का था तो चलो भाई सब में डिवाइड था, ज्यादा नंबर, किसी एक को पढ़ करके हम कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब पहले की तुलना में क्या होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर बढ़ा भी है, जैसे एक चैप्टर ये बढ़ा हुआ है आपका, और ये एक चैप्टर बढ़ा हुआ है, तो एक चैप्टर बढ़ने की वजह से आपका नंबर कम हो गया और सीधे आधा नंबर कम हो गया। तो समझ रहे होंगे आपका क्वांटिटी जो है हमारी वही है, लेकिन मिल क्या रहा है? कम मिल रहा है, मार्क जो है हमारे
कम मिल रहे हैं। पहले मार्क जो होते थे वो हमें क्या होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलते थे। यानी पहले था हमारा 100 नंबर था, अब कितना हो गया घट करके आपका, ये हो गया आपका 50 नंबर, ये तो अब 50 नंबर का हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होता क्या है कि ड्राइंग बहुत ही बेस है आपका। क्यों बेस है? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप सबको पता है कि जो हमारा मुख्य बेस होता है वो ड्राइंग ही होता है। अगर हमें ड्राइंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं तो फिर पढ़ना हमारा बेकार होता है एक तरह से। क्योंकि जिसको पता ही नहीं होगा कि पोल कैसे ले जाते हैं, पोल पर वायर कैसे ले जाते हैं, क्या क्या लगता है इक्विपमेंट, सब स्टेशन कैसे बनाया जाता है, उसका लेआउट कैसे खींचा जाता है, कितने उपकरण लगते हैं, ये सब, या फिर घर की वायरिंग जो होती है वो कैसे की जाती है, पावर वायरिंग कैसे की जाती है, ये अगर नहीं पता होगा आपको तो फिर आपके घर में भी अगर कोई इक्विपमेंट बिगड़ गया, आप नहीं बना पाएंगे, तो कहेंगे ना कि इलेक्ट्रिकल से पढ़ ले हुए, इन पे कुछ आवत जावत है नहीं। तो इसलिए क्या है आप लोग कि आपकी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ड्राइंग पर आप ज़्यादा विशेष फोकस करिए। और आपको इस सेमेस्टर में ज़्यादा बुकें भी नहीं पढ़नी है, कम ही बुकें पढ़नी है। आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो भी हमारे यहाँ से हेल्प होगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का सबसे पहले आपको पीडीएफ दिया जाएगा। जैसे हम पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले चैप्टर का हम आपको पीडीएफ देते हैं ताकि आप चैप्टर पहले देख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाते जाएंगे। हम आपको सिलेबस भी पहले ही दे चुके हैं, सिलेबस एक बार और दे देते हैं आपको, आप सिलेबस भी देख लीजिए। सिलेबस में जो पढ़ाते जाते हैं, जो छूटता जाता है वो आप हमें बताते जाइएगा। अगर बाई चांस तो किसी तरह से हमसे मिस्टेक हो जाता है, हम वो छोड़ देते हैं टॉपिक, तो आप एक बार हमें बता दीजिए कि ये टॉपिक छूट गया सर, फिर से हम उसको पढ़ा देंगे। तो आपके पास जब सिलेबस रहेगा तब आप ऐसा कर पाएंगे। और देखो भाई, हम एक सीधी सीधी बात कहेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो 3 साल डिप्लोमा तो कर लेते हैं, लेकिन 3 साल डिप्लोमा करने का मतलब उनको पता ही नहीं चलता है। और डिप्लोमा का क्रेज भी उनकी वजह से ही गिर रहा है, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती। लोग बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, यही जाते हैं तैयारी करने के लिए तो 3-3 साल लगा देते हैं तैयारी करने में। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि 3 साल का सिलेबस हम 1 साल में कवर करना चाहते हैं। आप 3 साल सरल रट के पास हो तो क्या आपको लगता है कि 1 साल में सबका सब कवर कर लेंगे नॉन टेक के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी। नॉलेज की कमी होने की वजह से क्या होगा भाई, हम अपनी पिछली बुकें ही पढ़ते रह जाएंगे, कॉम्पिटेटिव बुक नहीं पढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हमारा भाई श्लोक जो ऊपर जाना चाहिए वो क्या होगा, डाउन जाने लगेगा। और 1 साल के बाद आदमी का मनोबल टूटने लगता है, और जब 1 साल के बाद आदमी का मनोबल टूटने लगता है तो वो हताश हो जाता है और छोड़ करके दूसरे फील्ड में जाना शुरू कर देता है। तो हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ें और हमारे चैनल तक आए और हमारी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, कल से जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट का। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा या अगला चैप्टर रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट रहेगा। तो तीसरे पेज पे आज ही आप लोग क्या करिएगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंट्रोल सर्किट डाल लीजिएगा। भाई इसलिए आपको इतना विस्तृत बताते हैं, आप लोग क्या है एक दिन पढ़ेंगे तो दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, आदमी का जो मनोबल है वो टूटता है। एक दिन पढ़े अच्छे से, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तो दूसरे दिन के बाद नहीं पढ़ने के बाद तीसरे दिन फिर वीडियो चला गया, तो दूसरे दिन का भी वीडियो रह गया, तीसरे दिन का भी वीडियो रह गया। आप दूसरे दिन का वीडियो देखना चाहेंगे तो तीसरे दिन वाला छूट रहा है। आप अपने लिए 1 ही घंटा समय निकालिए, इस समय आप पूरी तरह खाली हैं। और अगर आप नहीं समय निकाल सकते तो हमें नहीं लगता आप जीवन में कभी किसी काम के लिए और समय निकाल पाएंगे। तो आप अपने लिए कम से कम 1 घंटा समय निकालिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पेपर होना श्योर है, पेपर होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो था वो अप्रैल मई था, पिछले साल जो था वो अप्रैल मई में एग्जाम होना था, अप्रैल मई में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया लेकिन थर्ड ईयर को नहीं प्रमोट किया। थर्ड ईयर का एग्जाम कराया उसने सितंबर में कराया, और इस बार आपको डेट ही दे करके रखा है क्या, अगस्त सितंबर। आपको डेट ही दे करके रखा है अगस्त सितंबर, तो बड़े आराम से एग्जाम करा लेगा वो। तो एग्जाम होना तय है। और आप ये भी नहीं कंप्लेन कर सकते, पिछले साल भी बच्चे बहुत चिल्लाते रहे सर क्लास चला ही नहीं है, चला ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों को, और एग्जाम लिया उन्होंने। आपका भी एग्जाम होना तय है, क्योंकि वो लोग क्या है, उन लोगों के पास आंकड़ा जो कॉलेज भेजता है वो कॉलेज ये आंकड़ा भेजता है कि हमारे यहाँ क्लास चला हुआ है। तो आप बच्चे होकर के कितना भी चिल्ला लो, आपके सुनने वाला कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं वो उनके लिए सही आंकड़े हैं। इसलिए आप लोगों को क्या है भाई, आप लोगों को पेपर देना ही है, तो पेपर देना आपका श्योर है, इसमें कोई आपका सोचने वाली बात ही नहीं है।
तो आप लोग अपना मन बना लीजिए और पूरी तरह से आपका युद्ध क्षेत्र में उतर जाइए। और इसके बाद बहुत ही जल्द हम यूटिलाइजेशन की भी क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन जो अभी क्लास स्टार्ट कर दिए उस पर आप पूरा पूरा फोकस करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर।